गुड इवनिंग एवं नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उड़ान एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोगों ने बेसिकली जनरल स्टडीज में इकोनॉमी की ये जो सीरीज स्टार्ट की है, इसी पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। और अभी तक इकोनॉमी के अंतर्गत है ना, हम लोगों ने जो हमारा पहला चैप्टर है बेसिकली इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र वगैरह के बारे में है ना, जितनी बेसिक बातें थी उनको हम लोगों ने समझने की कोशिश की। इस सेशन में हम लोग इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के एक दूसरे चैप्टर पर चर्चा करने के लिए एक दूसरे के साथ फिर से हम जुड़ चुके हैं, कनेक्ट हो गए हैं। और आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक होगा वो होगा नेशनल इनकम, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय है ना आय कहते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में जब भी हम बात करेंगे ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, है ना। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से की हम लोगों ने, इंट्रोडक्शन से, है ना। अब उसके बाद इकोनॉमी का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो रहा है, वो चैप्टर हमारा कौन सा है, नेशनल इनकम है ना। नेशनल इनकम को डिस्कस करने के बाद हम लोग जो है ना, पॉवर्टी यानी गरीबी पर बात करेंगे, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी वगैरह पर चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ जो भारत में बैंकिंग का सिनेरियो चलता है, बैंकिंग किस तरीके से काम करती है, इन सभी के बारे में हमारी चर्चा इस इंडियन इकोनॉमी की इस सीरीज में बेसिकली होगी। तो आइए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी पेन और कॉपी के साथ तैयार होंगे। तो हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं, और जो आज का हमारा चैप्टर है ना, इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो जब भी हम नेशनल इनकम की बात करेंगे ना, तो एक बात आपको मैंने बताया कि एक्चुअल में इंडियन इकोनॉमी का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है या टॉपिक है, वो हमारा पहला चैप्टर ही क्या है, नेशनल इनकम, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, है ना। ये चैप्टर हमारा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना, चाहे आप यूपीएससी से लेकर, है ना, आप कोई भी एग्जाम देंगे, अगर उस एग्जाम के सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी अगर मेंशन है, तो यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो इसी वजह से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी है, और क्योंकि चैप्टर अपने आप में बड़ा और लेंदी है, इसी वजह से इस चैप्टर को, है ना, थोड़ा सा हम बेहतर समझने के लिए चैप्टर के पहले हम एक रूपरेखा बनाकर देखेंगे कि क्या क्या हमें इस चैप्टर में बेसिकली कवर करना है ना। रूपरेखा मतलब आप इसको हाईलाइट भी कह सकते हैं कि हम लोग जो हमारे इस चैप्टर की हाईलाइट्स हैं, है ना, उस पर हम लोग काम करेंगे सबसे पहले, और एक एक जो हमारी हेडिंग होगी उसको फिर हम डिटेल में डिस्कस करना हम शुरू करेंगे। तो आप लोग जो भी नेशनल इनकम लिख रहे हैं, है ना, मेरा सजेशन आपके लिए ये होगा कि आप जो चार्ट मैं यहां पर बनाऊंगा, उस चार्ट को आप क्रॉस पेज में बनाइएगा। किस में बनाएंगे आप, क्रॉस पेज में बनाएंगे, तो हर चीज आपको ना बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप फ्रंट सीधे पेज में बनाएंगे तो हौच पौच ज्यादा हो सकता है, और उससे बचने के लिए और टॉपिक को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्रॉस पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा क्रॉस पेज का, है ना, मुझे तो सीधे सीधे ही बनाना होगा। तो आइए फिर हम, है ना, नेशनल इनकम में क्या क्या पढ़ना है उसकी एक आउटलाइन में आपके सामने रखता हूं, है ना। सबसे पहले इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में जो नेशनल इनकम होती है ना, नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है, यानी राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा व्हाट इज नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय क्या है ना। सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे, है ना भाई। कोई भी चैप्टर जब हम शुरू करते हैं तो आप सबको पता है कि सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसका मीनिंग यानी कि उसका अर्थ होता क्या है ना। तो नेशनल इनकम में सबसे पहले हमारी चर्चा क्या होगी, बताइए, व्हाट इज नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है ना। जब हम इस सेगमेंट को समझ लेंगे, देन उसके बाद हम लोग जो समझेंगे इस चैप्टर में वो होगा हमारा राष्ट्रीय आय का इतिहास क्या है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ, है ना, नेशनल इनकम। और हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम का मतलब क्या है कि भारत में, है ना, जो नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय है उसकी गणना या उसको कब से कैलकुलेट किया जा रहा है ना, हम लोग इस पर बात करेंगे, है ना। अच्छा, टर्म से ही आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, है ना। नेशन का मतलब क्या है, हमारा पूरा
राष्ट्र आ गया। और इनकम का मतलब क्या है ना, मतलब कि एक देश के पास जितनी टोटल इनकम हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। तो नेशनल इनकम का इतिहास, उसकी हिस्ट्री कैसी है ना, किसने सबसे पहली बार कैलकुलेट किया था नेशनल इनकम को, और समय समय पर लोगों ने है ना जो अपनी बातें कही है नेशनल इनकम के बारे में, उनको भी हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे कि है ना हम सबसे पहले यहां पर कई लोगों के कैलकुलेशन को देखेंगे, है ना, जिसमें से है ना सबसे पहला जो कैलकुलेशन है वो 1868 में है ना इसकी हिस्ट्री शुरू हुई थी, और जिसमें सबसे पहले कैलकुलेशन किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था, है ना, दादा भाई नौरोजी जी ने है ना इसका कैलकुलेशन किया था। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि देश में नेशनल इनकम की क्या कंडीशन है या क्या स्थिति है ना। देन उसके बाद जिन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया, या जिन्होंने बताया कि जो हमारा इंडिया है ना, जो हमारा भारत है ना, इस भारत के पास टोटल इनकम कितनी होती है ना, इसको लेकर 1911 है ना वर्ष 1911 में एक और इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम था पिंडले सिराज। क्या नाम है उनका, पिंडले सिराज। तो जो पिंडले सिराज साहब हैं है ना, उनकी भी रिपोर्ट को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या बताया था नेशनल जो हमारी इनकम है उसके बारे में, है ना। देन उसके बाद हम देखें तो समय समय पर नेशनल इनकम की कैलकुलेशन होती रही है, और 1932 में अगर देखा जाए तो एक यहां पर और इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम था है ना प्रोफेसर V.K.R.V. राव, है ना। नाम इनका बहुत बड़ा है, ऐसे नामों को जिला घोषित कर देना चाहिए, है ना। तो नाम इनका आप देख रहे हैं काफी बड़ा है। क्या नाम है इनका, प्रोफेसर V.K.R.V. राव, है ना। और इन्होंने 1932 में अपने जो व्यूज थे वो नेशनल इनकम को लेकर दिए थे, है ना। और क्या कहा था, यही सब कुछ हमें इस चैप्टर में समझना है। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें तो 1949 में, है ना, 1949 में इंडिया में एक कमेटी बनती है, और इस कमेटी का नाम था नेशनल इनकम कमेटी, राष्ट्रीय आय समिति, है ना। और ये जो नेशनल इनकम कमेटी है ना, ये नेशनल इनकम कमेटी क्या कहती है ना, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसने क्या बताया कि हमारी नेशनल इनकम क्या है और कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है ना। इन सभी पर चर्चा कब की गई थी, 1949 में। इस कमेटी का नाम क्या है बताइए, नेशनल इनकम कमेटी है। तो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे। लेकिन नेशनल इनकम में पढ़ना क्या क्या है, एक आउटलाइन मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा, और यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आउटलाइन बनाने से एक फायदा ये होगा कि आपको भी पता होगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है। कभी पढ़ाने के दौरान कोई फैक्ट्स या कोई भी सेगमेंट अगर स्किप हो रहा है या छूट रहा है तो आप मुझे तुरंत रोककर कह सकते हैं कि सर अभी इसमें ये वाला सेक्शन बचा हुआ है। हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है इस चैप्टर में, एक एक है ना जो हमारे सेगमेंट्स हैं उनको हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो जो हिस्ट्री है नेशनल इनकम की, राष्ट्रीय आय का जो इतिहास है वो कहां से शुरू हो रहा है, 1868 से, और 1868 से ये हिस्ट्री शुरू होकर आगे कैसे कंटिन्यूअसली बढ़ रही है ये आपने यहां पर देखा, है ना। और हर एक ने क्या बोला है नेशनल इनकम को लेकर, यही हमें आगे सब कुछ समझना है ना। देन उसके बाद इस चैप्टर में हम लोगों को और क्या पढ़ना है, तो हमें इसमें डिस्कस करना है टूल्स ऑफ नेशनल इनकम। क्या पढ़ेंगे हम, है ना, हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ नेशनल इनकम, है ना। और जब हम टूल्स ऑफ नेशनल इनकम की बात करते हैं, मतलब कि राष्ट्रीय आय के उपकरण क्या क्या हैं, है ना, ये हम लोग अब अगले सेगमेंट पर यहां पर समझेंगे। तो राष्ट्रीय आय के जब हम है ना टूल्स या उपकरण की बात करते हैं तो आपने कई टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होंगी, है ना। और जो आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी उसमें से एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है जीडीपी, है ना। आपने सुना होगा, है ना, कि अब ये जीडीपी न्यूज़पेपर में अक्सर आता रहता है, न्यूज़ में चर्चा में बना रहता है। सो व्हाट द
इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ जीडीपी, मतलब कि सकल जो घरेलू उत्पाद है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। ये जो जीडीपी होता है, अब इसका मतलब क्या है? तो जब हमने जीडीपी पढ़ा हुआ होता है तो जीडीपी के साथ साथ एक टर्म यहां पर और देखने को मिलता है, इसे हम लोग कहते हैं एनडीपी। क्या बोलते हैं इसको? इसे हम लोग कहते हैं एनडीपी, है ना। एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। इसे हम लोग बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद, है ना। जीडीपी को क्या लिखा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। और एनडीपी को हम लोग लिखते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि, है ना, शुद्ध घरेलू उत्पाद, है ना। फिर उसके बाद अगला जो टर्म एक अपन अक्सर सुनते हैं, दैट इज जीएनपी, है ना। इसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी में इसको लिखा जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो अभी ये जो टर्मिनोलॉजी अपन को पढ़ने और देखने में ऐसा लग रहा है कि जे कौन है, तो जे टर्मिनोलॉजीज हैं जो नेशनल इनकम में आनी है अभी, है ना। समझने के बाद ये सब बहुत सरल लगेंगी, लेकिन अभी जब मैं लिख रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि जे कौन कौन से भौकाल यहां चल रहे हैं, है ना। जीडीपी भी आ रहा है, एनडीपी भी आ रहा है ना, जीएनपी भी चल रहा है। तो ये देखने में जरूर कठिन है, लेकिन जब हम इनको समझेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी और आती है जिसको हम लोग कहते हैं एनएनपी। क्या कहते हैं? एनएनपी। और इसको लिखा जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना। हिंदी में इसको हम बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, है ना। तो जो एनएनपी है इसका मीनिंग क्या होता है? और एनएनपी के बाद जो अगला टर्म आता है उसको हम लोग कहते हैं पीसीआई। क्या बोलते हैं उसको? उसे हम लोग कहते हैं पीसीआई, यानी कि पर कैपिटा इनकम, यानी जिसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, है ना। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, है ना। हमारे देश की कितनी इनकम है ना, अगर हमें ये पता चल जाए हमारे देश की टोटल कितनी इनकम है, अगर हमें ये पता हो, और हमारे यहां पर कितनी पॉपुलेशन रहती है अगर हमें ये पता हो, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू निकलेगी वही है पर कैपिटा इनकम। क्या है? पर कैपिटा इनकम। मान लीजिए कि हमारी नेशनल इनकम, पूरे देश की आय इनकम है 20 रुपया। कितना है? 20 रुपया, है ना। और देश में लोगों की संख्या मान लीजिए कितनी है? 10 है। कितनी है? 10। तो 20 डिवाइडेड बाय 10, है ना। और जो वैल्यू निकल कर आई वही है पर कैपिटा इनकम, यानी एक व्यक्ति के पास कितना आ रहा है? 2 रुपया। अरे हाँ कि ना। तो पर कैपिटा इनकम एक ऐसी वैल्यू होती है कि जब हमारे पास नेशनल इनकम हमको पता हो और जब हमारे पास टोटल पॉपुलेशन पता हो, तो दोनों को डिवाइड करने से जो वैल्यू निकलेगी उसी को हम क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो ये जितने भी टूल्स यहां पर मैंने लिखे हैं नेशनल इनकम के, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पूरी तरह से ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ना। इसमें आपको तथ्य जहां जहां पर भी मिलेंगे मैं फैक्ट्स आपको देता चलूंगा, लेकिन जहां पर आपको समझने पर जोर देना होगा वहां आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना है, यहां पर रट्टेबाजी नहीं करना है ना। क्योंकि एक बार अगर आपने समझ लिया तो आपको ये हमेशा काम देगा। रटने से केवल आप कुछ समय के लिए क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं। तो टूल्स ऑफ नेशनल इनकम में ये जितने भी टर्म्स हैं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी एंड पीसीआई, इस पर हम लोग बात करेंगे। अब उसके बाद जो नेशनल इनकम है ना, अब नेशनल इनकम मान लीजिए कि अभी मैंने बोला कि फॉर एन एग्जाम्पल कितना ले लिया मैंने? 20 रुपीज। तो ये कौन मानता है कि मान लो जो 20 रुपए है ये कोई ना कोई तो कैलकुलेट करता होगा ना। तो इसके कैलकुलेशन कैसे होती है, अब इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो अगला पॉइंट मेंशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय की गणना, यानी कि जो नेशनल इनकम होती है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसकी गणना कैसे होती है। अरे बोलिए हाँ कि ना, अरे बोलिए हाँ कि ना, अरे बोलिए हाँ कि ना। वेरी गुड, है ना। और जब हम इसके कैलकुलेशन की बात करते हैं तो इसके कैलकुलेशन करता है एनएसओ। कौन करता है कैलकुलेशन, है ना? ये करता है एनएसओ, है ना। एनएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनएसओ बना है सबसे पहली बात तो 2019 में। कब बना है एनएसओ, है ना? 2019 में एनएसओ बना है और इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्या है इसका फुल फॉर्म?
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, है ना, 2019 में। और ये जो एनएसओ बना है ना, ये है ना 2 ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके बनाया गया था, है ना। और जो 2 ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज किया गया उसमें एक है सीएसओ, है ना, और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है एनएसएसओ, है ना। तो पहले हमारे यहाँ पर देश में कितनी इनकम हो रही है इसको कौन काउंट करता था, उसको कौन कैलकुलेट करता था, तो ये कैलकुलेशन होती थी 2 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, है ना, जिसमें से एक कैलकुलेशन कौन करता था, सीएसओ, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कौन कैलकुलेशन करता था, एनएसएसओ, है ना। अब जो सीएसओ है ना, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्या होता है इसका, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, है ना। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1951 में। कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1951 में, है ना। और जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है ना, वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो उसका नाम है एनएसएसओ। क्या नाम है उसका, एनएसएसओ। फुल फॉर्म है इसका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है इसका, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। क्या नाम है इसका, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, है ना, एनएसएसओ। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1950 यानी कि वर्ष 1950 में। कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये 1950 में बेसिकली ये इस्टेब्लिश हुआ है। तो हम लोग नेशनल इनकम में जो जो सेगमेंट यहाँ पर नोट करते चल रहे हैं, सारा कुछ हमें इसमें कवर करना है ना। और मैंने आपसे कहा कैलकुलेशन कौन करता है, कि भाई देश के पास टोटल संपत्ति कितनी आ रही है, देश के पास टोटल इनकम कितनी आ रही है, इसको कोई ना कोई तो कैलकुलेट करता होगा ना बैठ के। तो कौन कैलकुलेशन कर रहा है, एनएसओ करता है। कब से, 2019 से, है ना। 2019 के पहले ये कैलकुलेशन 2 ऑर्गेनाइजेशन करते थे, एक का नाम है सीएसओ और एक का नाम क्या है, एनएसएसओ। अरे बोलिए हाँ कि ना। और 2019 में इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज कर दिया गया और एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, दैट इज एनएसओ, है ना। अब कैलकुलेशन का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करता है ना। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो कैलकुलेशन होती है ना, जो कैलकुलेशन होती है ना, उसमें कुछ मेथड इस्तेमाल की जाती है। भाई कैलकुलेशन का, जब वो कैलकुलेशन करने लोग बैठेंगे, जब वो लोग कैलकुलेशन करने बैठते हैं, नेशनल इनकम को जब कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके कैलकुलेशन के समय पर, क्या, उसके कैलकुलेशन के समय पर पापियों, है ना, क्या किया जाता है कि कुछ मेथड्स इस्तेमाल की जाती हैं। क्या होता है, कुछ मेथड इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसे नहीं कि कैलकुलेटर उठाए और सीधे सीधे छाप दिए, है ना। कुछ मेथड्स उठाएंगे, है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं कैलकुलेशन मेथड। क्या बोलेंगे, ये होती हैं कैलकुलेशन मेथड, है ना, जिसको हिंदी में हम लोग लिखेंगे गणना की विधियां। गणना की विधियां, जो कैलकुलेशन होती है वो 3 मेथड्स पर होती है। कितने मेथड्स पर, 3 मेथड्स पर, तब जाकर नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है ना। वेरी गुड, है ना। जिसमें से जो पहली मेथड होती है दैट इज प्रोडक्शन मेथड। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है प्रोडक्शन मेथड, है ना। हिंदी में हम लोग लिखते हैं उत्पादन विधि। पहली विधि कौन सी आ गई बताइए, पहली विधि आ जाती है प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि। और इसे हिंदी में एक और नाम दिया जाता है, इसे मूल्य वर्धित विधि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मूल्य वर्धित विधि भी कहा जाता है। प्रोडक्शन मेथड पहला है ये, है ना। क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं प्रोडक्शन मेथड पर, सब हम लोग चर्चा करेंगे इसको। प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है कि देश भर में जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है और जितनी सर्विसेज से इनकम आई है, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लिया जाता है। गुड्स मतलब समझते हो ना, वस्तुएं तो आपको पता ही है कि भाई ऐसी चीजें जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है, गुड्स हैं। और जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, दैट इज सर्विसेज, वो सेवा है।
तो जितना गवर्नमेंट के पास इनकम गुड से आई है उनको अलग कैलकुलेट कर लिया, जितना सर्विस से आई है उसको अलग कैलकुलेट कर लिया, दोनों को ऐड कर दिया। इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। अरे समझ गए क्या? दूसरी जो मेथड होती है इसे कहा जाता है इनकम मेथड। दूसरी मेथड होती है इनकम मेथड। हिंदी में हम लोग इसको लिखते हैं आय विधि। क्या बोलते हैं इसको? इसे लिखा जाता है आय विधि। और इनकम मेथड में बेसिकली क्या होता है, एक बात बताओ, हमारी इकोनॉमी में टोटल कितने सेक्टर हैं? 5। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था। और सेक्टर का क्या मतलब है कि सरकार के पास इनकम के जरिए क्या क्या है, सोर्स क्या क्या है, वही सेक्टर है ना। टोटल सेक्टर कितने थे? 5। और उसमें मेजर सेक्टर कितने हैं? 3। अरे हैं, हाँ कि ना? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर। सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज और टर्सरी में सर्विसेज। एग्रीकल्चर से कितना पैसा आया उसको जोड़ लिया, इंडस्ट्रीज से कितना पैसा आया उसको जोड़ लिया, और सर्विसेज से कितना पैसा आया उसको जोड़ लिया। इसी को हम कहते हैं इनकम मेथड। क्या बोलते हैं? इनकम मेथड, है ना। देखेंगे एग्जांपल्स वगैरह के थ्रू कि कैसे कैलकुलेशन होती है, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, है ना। और जो तीसरी मेथड होती है इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, और हिंदी में इसे लिखा जाता है व्यय विधि। क्या बोलते हैं इसको? व्यय, है ना। एक्सपेंडिचर मतलब कि व्यय। तो व्यय विधि का इस्तेमाल इसमें होता है। और क्या होगा कि जितनी टोटल इनकम हुई है उसमें एक्सपेंडिचर यानी खर्च को माइनस कर दिया जाता है। तो भी हम बता देंगे कि हमारे पास टोटल इनकम कितनी थी। टोटल इनकम हमारे पास कितनी थी ये हम जो है बता देंगे। एक व्यक्ति को, है ना, कुछ पैसे देकर और उसे ये जिम्मेदारी दी गई कि तुम्हें ये पैसा दिया जा रहा है, तुमको सारा काम जो है, सारा काम, है ना, खर्च वगैरह अपना उसी पैसे से करना है। अरे हाँ कि ना। और मान लीजिए कि उस व्यक्ति को दिया गया कितना? 10,000। कितना दिया गया? 10,000 रुपए। अब उसने जितना भी खर्च किया, जितना भी उसने क्या कर लिया? खर्च कर लिया, है ना। तो जब हम 10,000 में से, है ना, उसको खर्च को हम लोग क्या करेंगे? पहले माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो डिफरेंस बचेगा उसी के बेसिस पर हम अंदाजा लगा देंगे कि हमारी जो इनकम थी वो टोटल कितनी थी। भाई 10,000 में से मान लीजिए किसी ने 7,000 रुपए क्या कर दिए? खर्च कर दिए। हमारे पास रिमेनिंग पैसा कितना बचा? 3,000। अरे कितना बचा? 3,000। 3,000 रिमेनिंग, और जो प्लस खर्च हमें पता है 7,000। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे पास इनकम कितनी थी? 10,000। अरे हाँ कि ना। ये होता है एक्सपेंडिचर मेथड, ये है व्यय विधि। इतनी चीजें हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। ये हमारे चैप्टर की एक आउटलाइन है। क्या है? आउटलाइन, कि क्या क्या हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। आउटलाइन बताइए सभी लोगों को क्लियर है कि नहीं है? अरे बताइए, सब लोगों को आउटलाइन क्लियर है कि ना? अरे बोलिए क्लियर है कि ना? खाइए कसम बगल वाले की कि है क्लियर। है क्लियर सबको? वेरी गुड, है ना। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और एक एक सेगमेंट पर डिटेल से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए, व्हाट इज नेशनल इनकम। हेडिंग बनाइएगा नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय क्या है, हम लोग इसको समझने यहां पर वाले हैं। बताइए आप लोग नेशनल इनकम से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। और ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहेगा नेशनल इनकम के बारे में? पर कैपिटा इनकम को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। बट व्हाट इज नेशनल इनकम? हाँ, और कोई बताना चाहेगा? आप में से कोई अपनी जो प्रतिक्रिया देना चाहता है दे सकता है। एनीबडी? कोई बताना चाहेगा नेशनल इनकम क्या है?
बताइए नेशनल इनकम के बारे में। वही टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। चलिए तो डिस्कस करते हैं हम लोग नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर को ठीक तरह से समझने के लिए पूरे चैप्टर को कई सारे है ना पार्ट्स में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। और इस चैप्टर में सबसे पहले हमें जो सेगमेंट समझना है वो सेगमेंट रहेगा हमारा व्हाट इज नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है ना। तो जो भी आप लोगों ने बताया है ना अपने अपने लेवल अपने स्तर पर आप सब लोगों ने प्रयास बेहतर किया था, लेकिन नेशनल इनकम की जो एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है या जो नेशनल इनकम की एक कंप्लीट डेफिनेशन है वो अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। तो क्या होता है नेशनल इनकम, हम सबसे पहले इसी को समझने की है ना कोशिश करते हैं। तो जब भी हम नेशनल इनकम की बात करेंगे ना तो नेशनल इनकम का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री यानी कि अगर कोई भी देश है तो उस कंट्री में एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान है ना फाइनेंशियल ईयर को है ना बेसिकली क्या कहा जाता है, इसे हम लोग कहते हैं वित्तीय वर्ष। क्या बोलते हैं इसको, है ना इसे हम लोग कहते हैं वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये होता है कि किस माह से लेकर है ना किस माह के बीच में यानी किस मंथ से लेकर है ना किस मंथ के बीच में है ना पैसों का पूरा हिसाब किताब किया जाता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन कुछ इस तरह से निकलकर सामने आती है कि किसी भी देश यानी कि इन एनी कंट्री विद इन अ फाइनेंशियल ईयर यानी कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान। और भारत में अगर हम बात करें जैसे इंडिया है हमारा, तो इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है ना वो शुरू होता है 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल से और खत्म कब होता है ये 31 मार्च को ये खत्म होता है ना। कब से कब तक है फाइनेंशियल ईयर हमारे यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में है ना। तो नेशनल इनकम को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में है ना 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में है ना किसी भी देश में है ना जो प्रोडक्शन हो रहा है जो उत्पादन हो रहा है ये प्रोडक्शन या तो किसका होगा गुड्स का है ना या तो किसका होगा है ना सर्विसेज का है ना। तो किसी भी देश में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में है ना जो प्रोडक्शन हो रहा है किसका गुड्स एंड सर्विसेज का, किसका प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज है ना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जो भी हो रहा है कब से कब के बीच में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में है ना किसी भी देश में एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान। फाइनेंशियल ईयर भारत में हमारा कितना है 1 अप्रैल से 31 मार्च, दुनिया के दूसरे देशों में है ना दूसरे फाइनेंशियल ईयर भी है ना। तो किसी भी देश में एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान जितना भी प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का वस्तुओं एवं सेवाओं का है ना। गुड्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ऐसी चीजें जिन्हें आप स्टोर कर सकते हो जिन्हें आप अपने पास रख सकते हो दीज आर गुड्स है ना। बट When I talk about services, जब मैं सेवाओं की बात करता हूं तो सर्विसेज को you can only feel, आप केवल उसका अनुभव कर सकते हैं, आप सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्या सर्विसेज को स्टोर किया जा सकता है ना, नहीं किया जा सकता है ना। हमारे पास हमारे मोबाइल में 5G का जो नेटवर्क आ रहा है और वो 5G का नेटवर्क कितने किलो आ रहा है कितने ग्राम आ रहा है, क्या अपन स्टोर कर पाएंगे, अपन नहीं कर सकते हैं। अरे कर पाएंगे क्या, अपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो क्या है सर्विस है। तो नेशनल इनकम का मतलब होता है किसी भी देश में एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान है ना जितने भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ है ना उनके फाइनल वैल्यू है ना उन वस्तुओं एवं सेवाओं का जो फाइनल वैल्यू है ना जो उसका अंतिम मूल्य है, इसी फाइनल वैल्यू या अंतिम मूल्य को ही क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग नेशनल है ना इनकम कहते हैं है ना। आपको यहां पर एक टर्म समझना होगा फाइनल वैल्यू। क्या समझना होगा, फाइनल वैल्यू मतलब उस वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य है ना। जब भी कोई वस्तु बनती है ना, जब कोई गुड्स प्रोड्यूस होता है ना, कोई भी वस्तु जब बनी
अरे क्या बनी, वस्तु बनी, है ना। जब किसी गुड का प्रोडक्शन हुआ, है ना, यहां पर क्या है, एक गुड्स है, एक वस्तु है। इस गुड्स की अगर आप बात करोगे, इस गुड्स के दो प्राइस होंगे, है ना। एक प्राइस जो इसका फैक्ट्री में होगा, इसे हम लोग कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको, इसे हम लोग कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, है ना। इसको हिंदी में लिखा जाता है लागत मूल्य। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग कहते हैं लागत मूल्य, फैक्टर कॉस्ट। और जो इसका दूसरा वैल्यू होगा, इसे हम लोग कहते हैं मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं इसको, है ना, मार्केट प्राइस। और हिंदी में इसको क्या लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है बाजार मूल्य। और इसी बाजार मूल्य को ही क्या कहा जाता है, फाइनल वैल्यू, यानी कि अंतिम मूल्य भी इसी को कहा जाता है। तो नेशनल इनकम क्या कह रही है, डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। ये बोलना बहुत सरल था कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम, है ना। देश में जितना भी पैसा आया, है ना, क्या हमने उसको नेशनल इनकम कह दिया है। अभी आप देखेंगे यही डेफिनेशन आपको गलत होती हुई साबित नजर आएगी। तो नेशनल इनकम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, आप ये समझो कि किसी भी कंट्री में एक फाइनेंशियल ईयर, वहां जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा, अपने यहाँ क्या है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, हमारे यहाँ 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का क्या हुआ, उत्पादन हुआ, उनके अंतिम मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। और मैंने कहा किसी भी वस्तु है, कोई भी गुड्स है, उसके दो मूल्य होते हैं। एक मूल्य होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट, है ना, जो कीमत उस चीज की फैक्ट्री में होती है ना। जो चीज की कीमत फैक्ट्री में होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। बोलिए हाँ कि ना। लेकिन एक बात बताइए, फैक्ट्री से ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। अरे हाँ कि ना। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको कुछ ऐसे समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक फोन है। क्या है, हमारे पास फोन है। फोन का उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि आज ये जीवन का सबसे अभिन्न हिस्सा बन चुका है ना। बाकी किसी के जीवन व्यक्ति का व्यतीत हो सकता है, लेकिन इसके बिना जीवन जीना इस समय पर बहुत कठिन हो गया है ना। मैं इसी को उदाहरण ले रहा हूं, जो क्या है, फोन। अरे क्या है, फोन, है ना, फोन आ गया। अब देखो, मान लो कि ये जो फोन है, इसका फैक्टर कॉस्ट यानी कि इसका जो लागत मूल्य है, जो फैक्ट्री में इसका दाम है, वो दाम है कितना, लगभग 10,000। कितना दाम है, लगभग 10,000 रुपए, है ना। 10,000 RS, है ना, ये फोन का क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। अब बताओ कि ये जो फोन है, इस फोन को खरीदेगा कौन, कस्टमर, है ना। कौन खरीदेगा, कस्टमर। तो क्या अपन सीधे सीधे मोबाइल फोन के फैक्ट्री में जाके खरीदते हैं क्या, नहीं। जहां वो बन रहा है वहां नहीं खरीद रहे हैं अपन। कहां खरीद रहे हैं, दुकान पर। अपन कहां खरीद रहे हैं, शॉप पर खरीद रहे हैं अपन, दुकान पर खरीद रहे हैं, जो रिटेलर्स होते हैं। अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझे। तो एक बात बताओ, अगर ये फोन को कौन बाय करना चाहता है, इसको बाय करना चाहता है एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है, झल्लू। कौन आ गया, झल्लू, है ना। झल्लू खरीदना चाहता है इस मोबाइल को, जिसकी फैक्टर कॉस्ट कितनी है बताइए, 10,000 रुपए, है ना। जब वो फोन बनकर तैयार हुआ तो फैक्ट्री में उसकी जो वैल्यू डिसाइड की गई, वो कितनी डिसाइड की गई, 10,000, 10,000 रुपए। अब उस फोन को कौन बाई करना चाह रहा है, झल्लू। तो जब झल्लू उसको बाई करेगा, तो सबसे पहले बताइए वो फोन फैक्ट्री से चलकर कहां पर आएगा, होलसेलर के पास। किसके पास आएगा, होलसेलर के पास आएगा कि नहीं आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं थोक विक्रेता, है ना। पहले होलसेलर जो है उस फोन को उठाएगा। तो जब वो फैक्ट्री से लेकर और अपनी दुकान होलसेल करने के लिए ला रहा है, तो रास्ते में खर्च भी तो होगा भाई। जिस गाड़ी से ले आ रहा है उसमें पेट्रोल डलवा रही है, उसके बावजूद अगर कहीं पंचर हो गया तो पंचर का पैसा दे रही है। और उस चीज को लाने में अब रास्ते में चाय पी रही है, नाश्ता कर रही है, जो कुछ भी कर रही है, मतलब पैसा तो खर्च हो रहा है।
तो जब वो होलसेल करने के लिए उस फोन को लाएगा तो उसकी कीमत उसने बढ़ाकर 2000 और कर दी, मतलब होलसेलर के पास वो फोन कितने का पहुंच चुका है? 12000। कितने का आया? 12000। अरे हाँ कि ना? टैक्स वैक्स सब मिला के कितना फोन हो गया वो? 12000। बोलिए हाँ कि ना? है ना? अब उसके बाद होलसेलर के पास से अब वो फोन कहां जाएगा? रिटेलर के पास। किसके पास जाएगा? रिटेलर। और रिटेलर को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं फुटकर विक्रेता। क्या बोलते हैं? फुटकर विक्रेता, है ना? फैक्ट्री से पहले फोन कहां आया? होलसेलर के पास। अब फोन कहां आया? रिटेलर के पास। तो एक बात बताओ, जब रिटेलर, है ना, जो फुटकर विक्रेता है, जो रिटेलर है, वो जब होलसेलर के पास से फोन ला रहा है तो उसका भी तो खर्चा लग रही है। उसका भी तो खर्चा लग रही है ना? अरे लग रही है कि नहीं लग रही है? लग रही है। तो जो उसका खर्चा लगा, दुकान तक आते आते उसने अपना अलग जोड़ दिया, और ये फोन रिटेलर के पास पहुंचते पहुंचते 14,000 का हो गया, यानी 14,000। अरे हाँ कि ना? मतलब 10,000 का फोन था जिसका फैक्टर कॉस्ट, लागत मूल्य उसकी कितनी थी? 10,000 रुपए। लेकिन आप देखो रिटेलर तक आते आते वो कितना हो चुका है? 14,000, 14,000 रुपए। अब रिटेलर के पास से वो फोन कहां पर आएगा? साधारण शॉप यानी कि दुकान पर आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा। अब वो शॉप यानी दुकान पर आया, तो जब वो दुकान पर आएगा तो अब रिटेलर के पास से जो दुकानदार है वो लाने में भी तो कुछ ना कुछ खर्च करेगा। अरे खर्च करेगा कि नहीं करेगा? मान लो, है ना, उसने जो फाइनल प्रोडक्ट का दाम निर्धारित किया वो निर्धारित किया 15,000। कितना निर्धारित किया? 15,000। अरे कितना? 15,000। और इसी 15,000 में जो कस्टमर है, मतलब जो ग्राहक है ना, उसको वो वस्तु क्या कर दी गई? बेच दी गई, है ना? इसे हम बोलते हैं वस्तु का अंतिम मूल्य। क्या बोलते हैं? इट इज अ फाइनल वैल्यू। तो एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, यहां तो मैंने एक एग्जांपल दिया ना केवल फोन का। अब सोचो कितनी बाइक बन रही हैं, उन बाइक्स का फाइनल वैल्यू। कितनी कार बन रही हैं, उन कार का फाइनल वैल्यू। है ना? कितने बोर्ड बन रहे हैं, उन बोर्ड का फाइनल वैल्यू। है ना? कितने पेन बन रहे हैं, उनका फाइनल वैल्यू। मतलब जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हुई एक फाइनेंशियल ईयर में, अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? एक वित्तीय वर्ष में जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ उनका फाइनल वैल्यू, मतलब जिस पैसे पर वो चीज फाइनली कस्टमर को बेची गई है, उस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं, इसी को कहा जाता है नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। अरे बोलिए हाँ कि ना? है ना? मान लीजिए कि कंपनी ने फोन कितने बनाए थे? 10 फोन बनाए थे। कितने फोन बनाए थे? 10। तो एक फोन की कीमत फैक्ट्री में कितनी तय की गई? 10,000। तो 10 फोन की कीमत कितनी हो गई? 1,00,000। अरे हो गई कि नहीं हो गई? 1,00,000 हो गई। लेकिन हम नेशनल इनकम में इसको शामिल नहीं करेंगे। 1,00,000 को हम किसको शामिल करेंगे? कि फाइनली वो वस्तु जिस रेट में बेची गई है कस्टमर को, यानी एक वस्तु पर 5,000, ये है फाइनल वैल्यू। तो 10 पर कितनी हो गई? 1,50,000। 1,50,000 को लिखा जाता है नेशनल इनकम में। समझ गए क्या? तो नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो अब सिंपल सी डेफिनेशन समझो कि किसी भी कंट्री, किसी भी देश में एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष में, है ना, उत्पादित या प्रोड्यूस की गई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उनका जो फाइनल वैल्यू है, अंतिम मूल्य को ही हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। अरे क्या कहते हैं? उसी को हम लोग नेशनल इनकम, उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। बोलिए हाँ कि ना? है ना? अब फाइनल वैल्यू का मतलब क्या है? तो मैंने बोला कि कोई भी गुड्स हो उनकी दो वैल्यू होती है, दो मूल्य होते हैं प्रत्येक वस्तु के। एक मूल्य उसका क्या होता है? एक मूल्य है उसका फैक्टर कॉस्ट, है ना, जिसको हमने लागत मूल्य बोला। और दूसरा उसका है मार्केट प्राइस, जिसको हमने बाजार मूल्य बोला। फैक्टर कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट उसकी फैक्ट्री में थी, और मार्केट प्राइस का मतलब है कि जिस प्राइस पर वो कस्टमर को बेची गई थी। अरे हाँ कि ना? तो नेशनल इनकम में बताओ, फैक्टर कॉस्ट जोड़ी जाती है या मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस को जोड़ा जाता है।
और जितनी वैल्यू निकल के आती है वही है हमारी नेशनल इनकम। क्या है? नेशनल इनकम। अब एक चीज यहां पर आपको यह भी समझना होगा, क्या कि नेशनल इनकम में, किसमें मैं बात कर रही हूं? नेशनल इनकम में। जो हमारी नेशनल इनकम है, क्या है? नेशनल इनकम। इस नेशनल इनकम यानी कि टोटल इनकम में फिर क्या किया जाता है? मैं क्या कह रहा हूं कि जो अभी अपन समझ रहे हैं एक लाइन में, सिर्फ उतना नहीं है नेशनल इनकम। इतना होता तो मैं काय को इतना लिख रहा होता? अब तक मैं बोल चुका होता नेशनल इनकम इज कंप्लीट। आए, है ना? अरे हाँ के ना? तो समझ गए, नेशनल इनकम जो भी हमारे पास निकल कर आई, क्या आई? नेशनल इनकम जो भी हमारे पास निकल कर आई, उस नेशनल इनकम में एक चीज अब और होती है। वो क्या होता है कि इसमें से माइनस किया जाता है, घटा दिया जाता है किसको? डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, जिसको हम लोग लिखते हैं मूल्य ह्रास। जिसको क्या लिखा जाता है? मूल्य ह्रास, जिसे कहा जाता है। अब इसको माइनस कर दिया जाता है। नेशनल इनकम हमें मिल गई, लेकिन अभी भी वो नेशनल इनकम कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि डेप्रिसिएशन अभी माइनस नहीं हुआ है। और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, मूल्यह्रास क्या होता है, अब इसको समझो। हाँ, बिल्कुल, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा, तभी हम बोलते हैं ये है हमारी नेट इनकम। किसका? हाँ, हाँ। अब जैसे सर्विसेज हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क देता है, लेकिन नेटवर्क को प्रोवाइड करने के चक्कर में टावर में भी तो खर्चा लगता है। टावर्स में कितना खर्च लग रहा है? हाँ, टावर तो कमोडिटी हो गई, लेकिन सर्विसेज की अगर अपन बात करें तो सर्विसेज किसी न किसी गुड्स के माध्यम से अपन को दी जा रही है, किसी न किसी कमोडिटी के माध्यम से दी जा रही है। तो उस सर्विस को पहुंचाने के लिए जो हमारा खर्च हो रहा है, कहां पर? कमोडिटी पर, है ना? उसी को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से उसे निकाला जाता है। समझिए कैसे। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, इसको देखो आप। डेप्रिसिएशन का मतलब यह है कि जब वो फोन बन रहा था, क्या हो रहा था? जब वो फोन बन रहा था, जब वो फोन क्या हो रहा था? बन रहा था। तो फोन बनने के दौरान, फोन बनाने में, है ना, जो मशीन्स यूज की गई हैं, भाई मशीन्स यूज हुई होंगी, मशीनरी का यूज हुआ होगा, तब तो फोन बना होगा ना। तो जो भी मशीन्स का यूज हुआ है, उन मशीन्स के यूज होने में, है ना, जो एक्सपेंस यानी कि जो हमारा खर्चा लगा है, उसको माइनस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उसको माइनस कर दिया जाता है, उसको घटा दिया जाता है। फोन बनने में जो मशीन्स का यूज हमने किया, उस मशीन में एक्सपेंस हुआ। भाई मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, ऑयलिंग की हमने उसकी। मशीन काम करते करते बीच में बिगड़ गई, कोई पार्ट टूट गया, हमने नया पार्ट डलवाया। अरे हाँ कि ना? नया पार्ट डलवाया। तो इन सारी चीजों को जब हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्या कर दिया हमने? उसको माइनस कर दिया। तो उससे अब फाइनल जो वैल्यू हमारे पास मिल रही है, वही है एक्चुअल नेशनल इनकम। सही मायने में नेशनल इनकम का मतलब यह है। बताओ, फोन की कीमत कस्टमर के पास कितने में पहुंची थी? 15,000 में पहुंची थी। अरे हाँ कि ना? तो जो फोन 15,000 में पहुंचा था, है ना, इस 15,000 के फोन में पहुंचने के दौरान मान लीजिए मशीन में कितना खर्च हुआ था? लगभग 1,000 रुपए। कितना हुआ था? 1,000। तो जब हम 15,000 में माइनस कर देंगे 1,000, तो जो 14,000 वैल्यू निकल कर आई, यही है हमारी नेशनल इनकम, यही है हमारी राष्ट्रीय आय। अरे समझे कि नहीं समझे? मतलब जो नेशनल इनकम ऊपर निकली, उस नेशनल इनकम को पाने के लिए हमने कुछ खर्च भी तो किया है ना।
तो जब उस खर्च को हम घटा देंगे, अब जो वैल्यू हमें मिली वही क्या कहलाती है? नेशनल इनकम कहलाती है। अरे बोलिए हाँ कि ना? तो नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब हुआ कि एक वर्ष में, अभी फाइनेंशियल ईयर को हटा दो आप, एक वर्ष में जितना भी प्रोडक्शन हुआ, जितना भी उत्पादन हुआ गुड्स और सर्विसेज का, किसका? गुड्स और सर्विसेज का, उनके फाइनल वैल्यू को हमने क्या नाम दिया? नेशनल इनकम। क्या हमने फैक्टर कॉस्ट पर बात की? नहीं। हमने किस पर बात की? मार्केट प्राइस या फाइनल वैल्यू पर, है ना? जितना भी हुआ उससे हमने नाम दिया नेशनल इनकम। लेकिन नेशनल इनकम अभी तक कंप्लीट नहीं है। नेशनल इनकम कब तक कंप्लीट नहीं है? जब तक डेप्रिसिएशन को हटाया नहीं जाएगा। और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि उतनी इनकम पाने के लिए सरकार ने एक साल के भीतर जितना खर्च किया है उसको जब माइनस कर दिया जाता है, तो जो एक्चुअल वैल्यू वी आर गेटिंग, है ना, जो हमें ये वास्तविक मूल्य मिल रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? यही है हमारा नेशनल इनकम। बताइए हाँ कि ना? अरे बताइए हाँ कि ना? तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है क्या? कि भाई उत्पादन की प्रक्रिया में, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, the expense which have been used by firm or companies is called depreciation. प्रोसेसिंग में, यानी जब हम प्रोडक्शन कर रहे थे तो जो भी एक्सपेंस हुआ है कंपनी, फर्म का, व्यक्ति का, उसको घटाया जाता है। अगर मैंने आपको एक टास्क सौंपा, मैंने आपको यह टास्क सौंपा कि आप सबको रोटी बनाना है। क्या टास्क दिया मैंने? रोटी बनाने का। अपने आपको भी दिया, जो मुझे आती नहीं है, लेकिन जो टास्क सौंपा वो क्या सौंपा? रोटी बनाने का। सब ने मिलकर रोटी बनाई। सब ने मिलकर क्या बनाई? रोटी। कितनी रोटी बनी? 50। मान लिया कितनी रोटी बनी? 50। किसी पर ज्यादा भार नहीं दिया अपन ने, एक एक दो दो जिससे जितनी बन पाए बनाया सबने। टोटल कितनी रोटी बन गई? 50। एक रोटी की कीमत हमने ये डिसाइड की कि होगी, है ना, 10 रुपया फाइनल कस्टमर तक पहुंचने के लिए। कितना डिसाइड कर दी? 10 रुपया। इसका मतलब कि 50 रोटी से हमें कितनी इनकम होने वाली है? 500। अरे क्या? 500। तो जो 500 हमें मिलेगा, क्या वो हमारी टोटल इनकम है? क्या नहीं भैया। उस 500 पाने के लिए हमने खर्च भी किया है। गैस यूज हुई है, गैस यूज हुई है, आटा लगा है, मेहनत लगी है, और जिस गिलास में पानी लेके डाल रहे थे आटे में, हाथ से छूट गई, गिलास टूट गई है। ये जो टोटल हमारा खर्चा हुआ, ये ही है डिप्रिसिएशन। जब हमसे कोई बोलेगा कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना है, तो हम क्या बोलेंगे? 500? नहीं, जितना हमारा खर्च हुआ उसको माइनस करने के बाद अब जो हमें मिलेगा वो है हमारी इनकम, है ना? हमने बोला 500 में 100 रुपए हमने खर्च कर दिया, तो मतलब हमारी नेशनल इनकम कितनी है? 400। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ, नहीं। देखिए, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मशीनरी वगैरह का यूज होना, उसमें जो लग रहा है ना। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आपने अपनी इच्छा से कहीं पर खर्च कर दिया है। एक्सपेंडिचर मतलब होता है कि आपने अपनी इच्छा यूज की है। भाई आपकी इच्छा हुई है तो आपने खर्च किया, वो नेसेसरी नहीं था। और डेप्रिसिएशन का मतलब आप नहीं चाह रहे थे लेकिन वो हुआ। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहां पर प्रोडक्शन या उत्पादन वगैरह होता है वहीं पर डेप्रिसिएशन आपको दिखेगा, है ना। अब एक बात बताइए, नेशनल इनकम की यहां तक की कहानी सब लोगों को क्लियर है? अरे यहां तक की कहानी क्लियर है, नेशनल इनकम सब लोगों को समझ में आ गया कि ये है क्या? अगली क्लास में हमें यही समझना है कि इसकी हिस्ट्री कैसी रही है ना, कैसे इसकी कैलकुलेशन शुरू हुई है,
है ना, किस किस ने कैलकुलेट किया है, इस पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। तो इस सेशन में हम लोगों ने दो चीजें की। एक, सबसे पहले टॉपिक का आउटलाइन देखा कि हमें पूरे टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, और दूसरा सिंपल सा नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है उसको हमने समझा। बाकी चर्चा हमारी नेक्स्ट सेशन में जुड़ी रहेगी, है ना। तो मुझे सुनने और समझने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अगर आप सभी को ऑफलाइन कक्षा यानी कि ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना है, तो हमारा जो सेंटर है वो इंद्रपुरी के सेक्टर सी में, है ना, उपलब्ध है। उड़ान एकेडमी के नाम से आप यहाँ पर आ सकते हैं, और साथ ही साथ आप ऑफलाइन कक्षाओं का भी आनंद आप ले सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें उड़ान एकेडमी। मिलते हैं हम कुछ नई एनर्जी और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड शुभ रात्रि। थैंक यू।